बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ प्रीति और आइए देखते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। भारत रूस 16वीं सालाना शिखर वार्ता आज मॉस्को पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत। पुतिन से निजी मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। सांसद कीर्ति आजाद बीजेपी से निलंबित, कहा सच बोलने की मिली सजा। कांग्रेस का बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 9 विधेयक पारित। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में अनुशासन पर दिया जोर। आरबीआई ने 6 महीने बढ़ाया नोट बदलने की अवधि को। 30 जून तक बदले जा सकेंगे पुराने नोट। चुनिंदा बैंक शाखाओं में सुविधा उपलब्ध। और पाकिस्तान का मध्य जनवरी में विदेश सचिव स्तर की वार्ता का प्रस्ताव। सरताज अजीज ने कहा भारत के जवाब का इंतजार। गौतम बंबावाले होंगे पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस दौरे पर हैं, जहां वो आज रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ भारत रूस 16वीं सालाना शिखर बैठक में हिस्सा लेंगे। दोनों देशों के बीच रक्षा, ऊर्जा और आर्थिक क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री नए रक्षा उपकरणों की खरीद और मेक इन इंडिया में रूस की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के दौरे पर कल ही मॉस्को पहुंचे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने क्रेमलिन में बीती रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेजबानी की, जहां दोनों नेताओं ने भारत रूस के परस्पर हितों के मुद्दों पर चर्चा की। पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन भी किया। मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बातचीत को सफल बताया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मॉस्को पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन आज मॉस्को में 16वीं भारत रूस सालाना शिखर वार्ता करेंगे। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, परमाणु ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन और व्यापार सहित कई अहम क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर कई समझौते होने की उम्मीद है। शिखर वार्ता में कई अहम मुद्दों के अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बदलाव पर भी चर्चा होगी। This is very much a subject which we discuss with each other, and we discuss with each other as two countries who have great confidence and trust in each other. So we don't at all doubt the Russian commitment to see India as a permanent member. दोनों नेताओं के बीच नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी सामग्रियों के खुलासा करने के मुद्दे पर भी बात होगी। भारत में कुडनकुलम 1 और 2 समेत 12 और परमाणु संयंत्र लगाने के बारे में बातचीत भी की जाएगी। इसके अलावा आतंकवाद के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई की रणनीति पर चर्चा होने की भी उम्मीद है। प्रधानमंत्री आज दोनों देशों के सीईओ फोरम में आपसी व्यापार बढ़ाने पर बात करेंगे। वो भारतीय और रूसी लोगों की एक संयुक्त सभा को भी संबोधित करेंगे। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। और अब संसद से जुड़ी खबरें। राज्यसभा की कार्यवाही कल अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। 26 नवंबर से सदन का 237वां सत्र शुरू हुआ था। इस दौरान 55 घंटे अवरोध में बर्बाद हो गए। सत्र में कुल 112 घंटे काम होना था। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने अवरोध पर गहरी चिंता जताई और सदस्यों से अनुशासन में रहने की अपील की। 3 weeks back, on December 1, the Rajya Sabha solemnly committed itself to the principles and ideals of the Constitution. A functioning legislature is an essential concomitant of these principles. Disruptions amount to their negation. The record of this session belies this commitment in good measure. The chair appeals to the honorable members, 1, to introspect on this state of affairs, 2, to desist from approaches and practices that demean the stature of the Rajya Sabha, and 3, urges them to make the fullest possible use of the instrumentalities of accountability and discussion available to them under the rules of procedure. और इससे पहले शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा में 4 विधेयकों को बिना चर्चा के मंजूरी दी गई। हालांकि वाम दलों ने इस पर आपत्ति जताई और वॉकआउट किया।
शीतकालीन सत्र के आखिरी दिन राज्यसभा ने 4 अहम विधेयकों को मंजूरी दी। दोपहर 1 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सबसे पहले वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015 पारित किया गया। इसके बाद माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2015 यानी आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सुलेशन संशोधन बिल 2015 को मंजूरी मिली। हालांकि वाम दलों ने चर्चा के बगैर इसे पारित करने पर आपत्ति जताई। These bills are very serious bills. Yes. I don't think this is a good practice to pass such bills without any discussion, without any consideration. The bill says consideration on passing. Where is the consideration? इसके बाद सदन ने पेमेंट ऑफ बोनस संशोधन विधेयक और परमाणु ऊर्जा संशोधन विधेयक को मंजूरी दी। बिल पर कुछ सदस्यों ने स्पष्टीकरण भी मांगा। This bill is proposing that government have a 51% cap on all new nuclear projects which are set up as joint ventures. Does this mean that private companies also will be included at 49% equity? It is only for the private sector companies and public sector companies, not for the private sector. Yes. चीनी उपकर संशोधन विधेयक, जिसे लोकसभा अध्यक्ष की ओर से वित्त विधेयक की मान्यता मिली, उस पर भी विपक्ष ने आपत्ति उठाई। As a protest, I don't think we should support this. Let it go back, but we not as a protest. You cannot increase 5 times cess. This money of a cess increasingly, when you levy this tax, cess, and it increases the price, it eventually enables them to pay the farmer. The main dues problem has been that you had farmers' cane dues which were 21,000 crores, which have now significantly come down. भारतीय वन संशोधन विधेयक 2012 को सरकार ने वापस ले लिया। वहीं राजेंद्र केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय विधेयक सदन में पेश किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में कम काम होने के लिए कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों को जिम्मेदार ठहराया है। इधर कांग्रेस ने सरकार के रवैये को गतिरोध की वजह बताया है। संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने राज्यसभा में कम काम होने पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि लोगों में राज्यसभा की भूमिका को लेकर चर्चा हो रही है। उन्होंने विपक्ष पर सदन की कार्यवाही रोकने का आरोप लगाया। राज्यसभा एंड लोकसभा आर पुलिंग इन डिफरेंट डायरेक्शंस, व्हिच इज अ मैटर ऑफ सीरियस कंसर्न। ये बहुत गंभीर मामला है। लोकसभा चल रहे, राज्यसभा चल नहीं पाए। देशवासी इस विषय में बहुत चिंतित है। संसदीय कार्य मंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस की वजह से कई जरूरी बिल पास नहीं हो सके। I have no hesitation to say that the principal opposition party in both the houses has to take the blame for all that has gone wrong during this session. It needs to do a lot of explanation. इधर विपक्ष ने उनके आरोपों को गलत करार दिया है। लेकिन इनको इतना बहुमत होने के बावजूद भी ये पार्लियामेंट चला नहीं सकते। उसकी वजह है कि सरकार का जो गुरूर है, घमंड है, एरोगेंस है और वेंडेटा है। अगर सरकार चलानी है लोकतंत्र में, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को प्राइम मिनिस्टर से लेकर नीचे उनके मंत्रिमंडल तक के लोगों को वेंडेटा का रास्ता छोड़ना चाहिए, एरोगेंस का रास्ता छोड़ देना चाहिए। शीतकालीन सत्र के दौरान गतिरोध की वजह से राज्यसभा में महज 46% ही कामकाज हो सका। रविंद्र सिंह शौरान, राज्यसभा टीवी। शीतकालीन सत्र में लोकसभा ने 13 विधेयक पारित किए। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने अलग अलग मुद्दों पर सदन में विरोध प्रदर्शन किया। सत्र में पहले 2 दिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और संविधान के प्रति प्रतिबद्धता पर चर्चा हुई। शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा की कुल 20 बैठक हुई, जिसमें करीब 117 घंटे कामकाज हुआ। विधायी कामकाज की बात करें तो कुल 13 बिल पास हुए। हालांकि दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता बिल को विपक्ष की मांग पर संयुक्त संसदीय समिति को भेजना पड़ा। जो बिल पास हुए उनमें सरकार के आर्थिक एजेंडे से जुड़े भी कई बिल शामिल हैं। भारतीय मानक ब्यूरो विधेयक 2015, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश वेतन सेवा शर्त संशोधन विधेयक 2015, वाणिज्यिक न्यायालय, उच्च न्यायालय वाणिज्यिक प्रभाग और वाणिज्यिक अपील प्रभाग विधेयक 2015, माध्यस्थम और सुलह संशोधन विधेयक 2015,
और राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015। विधायी कामकाज के अलावा सदन में बाढ़, सूखा, असहनशीलता के मुद्दे पर नियम 193 के तहत अल्पकालिक चर्चा भी हुई। असहनशीलता के मुद्दे पर चर्चा के दौरान सत्ता और विपक्ष दोनों तरफ से सख्त बातें हुई। इसके अलावा महंगाई के मुद्दे पर भी सदन में चर्चा हुई, हालांकि ये चर्चा अधूरी रही। सभा में नियम 193 के अधीन अविलंबनीय लोक महत्व के विषय अर्थात देश में असहिष्णुता की घटनाओं से उत्पन्न स्थिति, देश के कई भागों में बाढ़ की स्थिति, देश के विभिन्न भागों में सूखे की स्थिति और मूल्य वृद्धि के बारे में 4 अल्पकालिक चर्चाएं। इनमें से मूल्य वृद्धि पर चर्चा पूरी नहीं हो पाई है। शीतकालीन सत्र में कांग्रेस पार्टी के आक्रामक तेवर रहे। पार्टी ने पहले असहनशीलता का मुद्दा उठाया, साथ ही बदले की राजनीति और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस ने लगातार विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस पार्टी को कई मौकों पर तृणमूल कांग्रेस, वाम दलों और दूसरी विपक्षी पार्टियों का समर्थन भी हासिल हुआ। विपक्ष की दृष्टि से बात करें तो कांग्रेस अपनी सीमित ताकत के साथ भी सदन में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराने में कामयाब रही। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद को पार्टी से निलंबित कर दिया गया है। ये फैसला बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने लिया। कीर्ति आजाद पर पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। कीर्ति आजाद ने डीडीसीए मामले में अरुण जेटली पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वीडियो जारी करके डीडीसीए में अनियमितताओं को उजागर करने का दावा किया था। उन्होंने पूरे मामले की जांच की मांग की थी। इस मामले को लेकर बीजेपी ने अपना रुख पहले साफ कर दिया था कि पार्टी पूरी तरह से अरुण जेटली के साथ खड़ी है। निलंबन पर कीर्ति आजाद ने सफाई दी कि वो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल नहीं थे। उन्हें सच बोलने की सजा मिली है, लेकिन वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे। कीर्ति आजाद ने डीडीसीए मामले में नए खुलासे करने का दावा किया है। मैंने तो पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। मैंने तो कहा कि मैं प्रधानमंत्री जी का समर्थन करता हूं, क्योंकि वो कहते हैं ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। मैंने तो ये बात कही कि इतने सालों से हो रही थी। मैंने किसी का नाम तो नहीं लिया कि सस्पेंड हो गए या किसी को आप निकालो या अरुण जेटली चोर हैं। मैंने तो नहीं कहा था। मैंने कहा कि उनके समय रहते हुए हुई थी और इतनी ज्यादा वायलेशन है कि आज जो आदमी लड़ता रहे 10 साल तक, जिसको पॉलिटिकली लोग प्रताड़ित करते रहे, जो सच्चाई की बात करे वो बाहर हो जाए और उसको एंटी पार्टी कहा जाए। कांग्रेस ने कीर्ति आजाद के निलंबन पर बीजेपी पर निशाना साधा है और उस पर भ्रष्टाचार करने वालों को बचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस मामले में कांग्रेस के बयान की आलोचना की है। मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी उन सब लोगों के खिलाफ है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाए हैं। भाजपा को कमाऊ पूत की आवश्यकता है, दुधारू गाय की आवश्यकता है जो खाए और खिलाए। इनको मॉरल राइट नहीं है सब चीजों पर टीका टिप्पणी करने का, और झूठ के पैर नहीं होते और सांच को आंच नहीं होती। तो ये दुष्प्रचार जो कर रहे थे, दुष्प्रचार में इनको कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि इन सबको मुंह की खानी पड़ेगी। डीडीसीए मामले में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली के खिलाफ प्रदर्शन किया। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा इस विवाद में कीर्ति आजाद के पक्ष में खुलकर खड़े हो गए हैं। सरकार ने फिर कहा कि इस विवाद से वित्त मंत्री का कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने बुधवार को वित्त मंत्री अरुण जेटली के घर पर प्रदर्शन की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। अरुण जेटली जी एक अच्छे भारतीय की तरह, एक कानून में रहने वाले भारतीय की तरह कृपया करके आप रिजाइन कर दीजिए। जो इन्वेस्टिगेशन, जो प्रोब हो रहा है, उसको आप एक ऑर्डिनरी सिटीजन की तरफ फेस करिए, और अगर बेदाग साबित हो जाएंगे तो आप वापस आ जाइएगा। बीजेपी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि अरुण जेटली को लाल कृष्ण आडवाणी का अनुसरण करना चाहिए। जिस तरह से कीर्ति आजाद, जिनको मैंने हीरो ऑफ द डे कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे को बहुत उजागर किया है, ऐसे लोगों की सराहना होनी चाहिए। और जो पारदर्शिता और ईमानदारी का हमने जिक्र किया, चाहे जिन लोगों के ऊपर ऐसा है, वो इससे क्लीन निकल कर बाहर आए, सामने आए, उभर कर आए। संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने अरुण जेटली का पुरजोर बचाव किया। लोग इधर उधर से बात लेकर इसको जोड़ रहे। 2013 में क्या हुआ, उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, इतना भी याद होना चाहिए। उस समय वित्त मंत्री कौन थे, 2013 में हुआ, उसके कारण से मुख्यमंत्री इस्तीफा देना चाहिए। ये कोई लोग लोकतंत्र का मजाक बना रहे।
दिल्ली सरकार ने भी डीडीसीए में कथित भ्रष्टाचार की जांच के लिए आयोग बनाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी अगुवाई पूर्व सॉलिसिटर जनरल गोपाल सुब्रमण्यम करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर देश की समस्याओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। उन्होंने अमेठी में कहा कि प्रधानमंत्री के विदेश दौरे से देश को फायदा नहीं होने वाला है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की उद्योगपतियों के साथ मुलाकात पर सवाल उठाया और कहा कि इससे आम आदमी का विकास नहीं हो सकता। राहुल गांधी का कहना है कि देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन सरकार इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है। राहुल गांधी 2 दिन के अमेठी दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों से मुलाकात की, साथ ही पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा की। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहे हमारे साथ। हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। हरियाणा पंचायत चुनाव के लिए बुधवार से नामांकन शुरू हो गया। नामांकन प्रक्रिया 29 दिसंबर तक चलेगी। चुनाव आयोग के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच का काम 30 दिसंबर को होगा और 1 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकते हैं। 1 जनवरी को ही उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह दिए जाएंगे। पहले चरण के लिए मतदान 10 जनवरी को होगा। जिन उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ने के लिए पिछली बार चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन पत्र दाखिल किए थे, उन्हें नए सिरे से नामांकन की जरूरत नहीं है। उन्हें सिर्फ जरूरी दस्तावेजों का घोषणा पत्र संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को देना होगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार के सम विषम फॉर्मूले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने सरकार से कहा है कि वो डिसेबल्स के सुझाव पर गौर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी को होगी। दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए राज्य सरकार ने सम और विषम नंबर प्लेट के आधार पर गाड़ियों को चलाने का निर्देश दिया है। सरकार की ये योजना 1 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक है। रविवार को यह फॉर्मूला लागू नहीं होगा। मार्च 2014 से लेकर अब तक 16,000 करोड़ काले धन का पता चला है। ये वो राशि है जिनकी घोषणा नहीं हुई थी। साथ ही सरकार की कड़ी कार्रवाई की वजह से 1200 करोड़ की संपत्तियों को भी जब्त किया गया है। राजस्व सचिव हंस मुकाडिया के अनुसार 90 दिन के भीतर बेनामी संपत्ति बताने के लिए जिन उपायों की घोषणा की गई थी, उनके तहत 4,160 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का ऐलान किया गया है। रिजर्व बैंक ने 2005 से पहले के नोटों को बदलने की अवधि 6 महीने बढ़ा दी है। अब अगले साल जून तक पुराने नोट बदले जा सकेंगे। हालांकि 31 दिसंबर के बाद सिर्फ बैंकों की चुनिंदा शाखाओं और रिजर्व बैंक के इशू कार्यालयों पर ही इन्हें बदला जा सकेगा। केंद्रीय बैंक ने इस सिलसिले में कल एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। इस साल जून में आरबीआई ने नोटों को बदलने के लिए 31 दिसंबर 2015 तक का समय दिया था। आरबीआई ने कहा है कि 2005 से पहले के नोट को प्रचलन से बाहर करने का मकसद जाली नोटों के गोरख धंधे को रोकना है। महात्मा गांधी सीरीज के नोट 2005 से प्रचलन में हैं और इनमें ज्यादा सुरक्षा मानक मौजूद हैं। आरबीआई के मुताबिक ज्यादातर बैंकों से पुराने नोटों को हटा दिया गया है। बैंकों के लिए कर्ज वसूली बड़ी चुनौती बनती जा रही है। आरबीआई के मुताबिक सकल गैर निष्पादित परिसंपत्ति यानी एनपीए सितंबर तिमाही में बढ़कर 5.1% हो गई है। इस साल मार्च में ये 4.6% था। केंद्रीय बैंक से जारी वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर में बैंकों का नेट एनपीए बढ़कर कुल नेट कर्ज का 2.8% हो गया है, जो कि मार्च में 2.5% था। वहीं इसी अवधि में दबाव वाला कर्ज 11.1% से बढ़कर 11.3% हो गया है। सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों का दबाव वाला कर्ज 14.1% रहा, जबकि निजी क्षेत्र के बैंकों के मामले में ये 4.6%। वहीं विदेशी बैंकों के मामले में 3.4% रहा। और अब भारत पाकिस्तान संबंध से जुड़ी खबर। 15 जनवरी के आसपास दोनों देशों के विदेश सचिवों के बीच बातचीत हो सकती है। पाकिस्तान ने बुधवार को सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा के लिए बातचीत मध्य जनवरी में कराने का प्रस्ताव दिया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने इस्लामाबाद में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रस्तावित बातचीत की तिथियों के बारे में भारत के जवाब का इंतजार कर रहा है। इस महीने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के पाकिस्तान दौरे पर दोनों देशों के बीच समग्र बातचीत की प्रक्रिया फिर से शुरू करने पर सहमति बनी थी।
गौतम बम्बावाले पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायुक्त होंगे। वरिष्ठ राजनयिक बम्बावाले फिलहाल भूटान में भारत के राजदूत हैं। 1984 के बैच के IFS अधिकारी गौतम TCA राघवन की जगह लेंगे। राघवन इस महीने के आखिर में रिटायर हो रहे हैं। बम्बावाले जर्मनी, अमेरिका और चीन में भारतीय मिशन से जुड़े रहे हैं। 2007 में वो चीन में भारत के महावाणिज्य दूत बने थे। 2014 में भूटान में भारत के राजदूत का पद संभालने से पहले वो दिसंबर 2009 से लेकर जुलाई 2014 तक मंत्रालय में संयुक्त सचिव थे। इस दौरान वो चीन, जापान और दक्षिण कोरिया के साथ भारत के संबंधों को देखते थे। भारत ने अमेरिका के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई के लिए जाने वाले छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की है। विदेश मंत्रालय ने सिलिकॉन वैली और नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए जाने वाले छात्रों को अमेरिका जाने की योजना को फिलहाल टालने की सलाह दी है। इन विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए जाने वाले छात्रों को अमेरिकी आव्रजन अधिकारी रोक रहे हैं। भारतीय छात्रों के पास वैध वीजा होने के बावजूद इस तरह की कई घटनाएं हो चुकी हैं। भारत ने इस मामले को अमेरिकी सरकार के सामने मजबूती से उठाया है। फिलहाल इस मामले में अमेरिका से कोई जवाब नहीं मिला है। बात मौसम की। पूरे उत्तर भारत में ठंड का कहर जारी है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया। ठंड की वजह से उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूलों को 3 जनवरी तक बंद कर दिया गया है। ये तस्वीरें दिल्ली की हैं, जहां ठंड और कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हवाई और रेल यातायात पर इसका खासा असर दिख रहा है। कोहरे की वजह से उड़ानों में देरी हो रही है, तो वहीं कई ट्रेनों को रद्द करना पड़ा। सब पैसेंजर खड़े हैं, सब ट्रेनें रद्द हो रही हैं, ट्रेन नहीं मिल पा रही सही टाइम से है। ट्रेनें काफ़ी लेट चल रही हैं, ठंडी की वजह से कोहरे बहुत घने हैं। उधर राजस्थान और पंजाब में भी ठंड से लोग बेहाल हैं। राजस्थान के चुरू में 3.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में स्कूलों को 3 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया गया है। मुरादाबाद में बहुत ठंड महसूस हो रही है और इसकी वजह से हम लोगों ने निर्णय लिया है कि 23 दिसंबर से अगले 3 जनवरी तक स्कूलों को बंद कर दिया जाए। ये सभी स्कूल बंद रहेंगे, रेसिडेंशियल और नॉन रेसिडेंशियल दोनों। पहाड़ों पर भी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग की माने तो इन इलाकों में अभी और बर्फबारी होगी। सर्दी है, ये लगातार आगे रहेगी आने वाले दिनों में भी, लेकिन एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस भी कल अप्रोच करेगी, जिससे हिमाचल प्रदेश के जो मिड हिल्स और हाई हिल्स वाला एरिया है, इसमें हल्की बारिश या स्नोफॉल होने की भी संभावना है। यहाँ तो सुबह शाम बहुत ठंड है, यहाँ तो आग के बिना काम हो नहीं सकता, सुबह आग का ही सहारा है यहाँ पे। फिलहाल ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक सुबह और रात के तापमान में कमी आएगी और कोहरे का कहर भी जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। पैगंबर मोहम्मद साहब की यौम पैदाइश यानी ईद मिलादुन नबी आज भारत समेत दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस मौके पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और उपराष्ट्रपति मोहम्मद हामिद अंसारी ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब के उपदेश हमें मानवता के कल्याण के लिए काम करने और भाईचारे की प्रेरणा देते हैं। उपराष्ट्रपति ने संदेश में कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन और उनके उपदेशों से दया, सहनशीलता और आपस में सद्भाव बनाए रखने की शिक्षा मिलती है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। भारत रूस 16वीं सालाना शिखर वार्ता आज। मॉस्को पहुंचने पर मोदी का भव्य स्वागत। पुतिन से निजी मुलाकात में द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। सांसद कीर्ति आजाद बीजेपी से निलंबित, कहा सच बोलने की मिली सजा। कांग्रेस का बीजेपी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप। संसद की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित। लोकसभा में 13 और राज्यसभा में 9 विधेयक पारित। सभापति मोहम्मद हामिद अंसारी ने सदन में अनुशासन पर दिया जोर। आरबीआई ने 6 महीने बढ़ाया नोट बदलने की अवधि को। 30 जून तक बदले जा सकेंगे पुराने नोट। चुनिंदा बैंक शाखाओं में सुविधा उपलब्ध। पाकिस्तान का मध्य जनवरी में विदेश सचिव स्तर की वार्ता का प्रस्ताव। सरताज अजीज ने कहा भारत के जवाब का इंतजार। गौतम बम्बावाले होंगे पाकिस्तान में भारत के नए उच्चायुक्त।